धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की, और बांग्लादेश पर भी अलग से, अमेरिका के चुनाव पर भी अलग से चर्चा करते हैं। क्योंकि इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। वैसे आज आप सवाल उठा सकते हैं ये कि मैं शुक्रवार के दिन क्यों हाजिर हो गया हूं। आप जानते ही हैं कल 15 अगस्त था, कल हम गैर हाजिर रहे, तो मुझे लगा कि उसकी खाना पूर्ति आज कर ली जाए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। क्या मैंने छुट्टी के दिन काम करने का सही जो है बात बताई लोगों को? बात तो सही है, 15 अगस्त को छुट्टियां थी तो सबने छुट्टियां मनाई, और आज शुक्रवार है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही आज बैठा हुआ था, शाम में शायद कहीं निकलूं, तो मैं भी तैयार हूं कि ठीक है, अच्छी बात है, बातें कर लेते हैं जी। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश से पहली खबर आ रही है, यूएन का मानवाधिकार करेगा बांग्लादेश में हुई हिंसा की जांच, मौतों की जांच, गोलियां चलाने वाले पुलिस वालों की जांच। यहां के मुख्य सलाहकार, यानी जिन्हें प्रधानमंत्री कह सकते हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने यह ऐलान किया है। अपने यहां से क्यों नहीं करा रहे हैं, सीधे यूएन से करा के क्या मैसेज देना चाहते हैं? तामझाम बहुत बड़ी बना रहे हैं, मैं तो पहली लाइन में यही कहूंगा। और आगे ये है कि दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि ना ये चुनाव के द्वारा आए हैं, जनता चाहती है, इनको नहीं चाहती है, अभी नहीं पता है, अंतरिम समय के लिए आए हुए हैं और वहां के सेना की मदद से आए हुए। चूंकि सेना ने पहले वाले प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोई भी सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। उन्हें कहा, उन्हें 45 मिनट 1 घंटे का समय दिया कि आप निकलिए, नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए यह पूरी वह प्रक्रिया दिखा रहे हैं या कर रहे हैं जो प्रजातांत्रिक दिखे कम से कम। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, और यूएन की मानवाधिकार समिति तैयार होगी कि नहीं, यह थोड़ा सा संदेह जरूर आता है। लेकिन यदि यूएसए पीछे है तो जरूर तैयार हो जाएंगे। वो ना होगा तो कोई दूसरी मानवाधिकार बाहर से लेके आएंगे जो यूएस में काम करती हैं, कहने के लिए कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन पूरी की तरह उनको वही लोग पैसा देते हैं जो सीआईए समर्थित बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं, कोको कोला हुआ या दूसरे सब हुए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है बीएनपी से जुड़ी। उसने डिमांड की है कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके लाओ, कार्रवाई करो, मुकदमा चलाओ, जेल में डालो। पूरे बांग्लादेश में जहां तक इन्होंने अच्छी खासी प्रदर्शन जी, दो भी इनकी ताकत बनती है। और जो दूसरे पक्ष से लोग कोशिश कर रहे थे आने की, उनकी भी पिटाई की। अब सत्ता इनके हाथ में आ गई है, सत्ता इनके साथ है, पुलिस इनके साथ है, जनता का कुछ हिस्सा इनके साथ है। तो इसलिए अब ये मांग कर रहे हैं और भी इनको दिखाना है कि सारा गड़बड़ था वो शेख हसीना के कारण था। यदि और कुछ गड़बड़ निकल जाए तो वह मुजीबुर रहमान के कारण था, और भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो भारत के कारण है। लेकिन ताकि उनको आधार मिले कि आगे जो लूट मचाए, पहले की भी सत्ता वही थी, आज की भी सत्ता वही होगी, प्रो पीपुल कहीं से भी नहीं है। और इसलिए आधार बनाना जरूरी है, एक कहानी बनाना जरूरी है कि देखो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पिछले वालों ने खराब कर दी, नहीं तो हम तो सीधे स्वर्ग में ही पहुंचाने वाले थे तुम्हें। जी पुलिस अपने काम पर लौट चुकी है। बताया जा रहा है 18 तारीख से जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, अदालतें हैं, वो भी सब पूरी तरह यहां पर काम करने लग जाएंगी। क्या जानकारियां हैं आपके पास? एक तो पुलिस अधिकारी जो हड़ताल पर गए थे, चूंकि हंगामा हुआ था, उनके ऊपर ही पिटाई चल रही थी, उनको आश्वासन दिया है इस नई सरकार ने कि भैया हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। यानी हम करेंगे तो यहाँ की आर्मी करेगी, या पॉलिटिकली करेंगे, नहीं तो पुलिस तो इनकी सुरक्षा करती है। तो इस आश्वासन के बाद से वो लोग अपने काम पे आ गए हैं। और इसके बाद धीमे धीमे और भी लोग, भाई नौकरी तो करनी है, शिक्षा संस्थान हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, वो सारे के सारे क्लर्क से लेकर अफसर तक का वापस आ रहे हैं। और धीमे धीमे बांग्लादेश की जो जीवन का जो आधार है, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स, वो तो जिस दिन ना काम करे अगले दिन खाना मुश्किल हो जाता है, तो वो बेचना करना, और जनता के भी चाहिए, चाहे आटा हो, दाल हो या दूसरे सामान हो, पानी बिजली हो, वह सब चीजें अब वापस अपने उसी तरह से लौट रही जिस तरह से हमने श्रीलंका में देखा था। जी चलिए बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर असम से। यहाँ के मुख्यमंत्री हम जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, पहले कांग्रेसी और अब भाजपा के सबसे बड़े वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आदित्यनाथ योगी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। एक खबर बड़ी दिलचस्प लगी वहां से कि पहले उल्फा ने कहा कि धमाके करेंगे, फिर उसके बाद अचानक कई जगह से धमाका खेज सामग्री मिलने लगी
ये संयोग है या प्रयोग है कि पहले खुद ही ऐलान कराओ और बरामद कर दो और फिर दिखाओ कि हमने कुछ किया? वही नहीं, जब ये धमकी आया कि 48 से पता नहीं कितने जगहों में लोगों ने 24 जगहों में इन्होंने लगा रखा है और उसमें से कई जो है सो आसाम के राजधानी यानी गुवाहाटी या आसपास के इलाकों में लगाया हुआ है। तो आसाम के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई ऐसा ना करें। पहली बार आसाम जो है, पहली बार उन्होंने कहा कि हम प्रगति की तरफ चल रहे हैं, उसको बर्बाद ना करें। टाटा की कंपनी आ चुकी है और यहाँ के कई लाख 14 लाख बेरोजगार मजदूर हैं, युवक हैं, उन बेचारों को कर्नाटक या दूसरे देश राज्यों में जाना पड़ता है, उनको मौका हम देने वाले हैं। अब इन झूठ का अंबार हो रहा है, इससे वह चीज लगता है कि संभवतः यह मिली भगत है। और आप भी सोचिए, उल्फा का नामो निशान खत्म हो चुका था, उल्फा को कोई जानता भी नहीं था, भूल गए थे। इनको बने हुए 1978 1980 में करीब बने थे, 20 और 24 इधर, यानी 44-40 साल सदी हो गए। और अब ये धमकी देते हैं, न्यूज में लाते हैं, न्यूज पेपर वाले मीडिया वाले बड़ी छापते हैं, 2 पकड़े जाते हैं। तो मुझे तो पूरा लगता है कि कहीं ना कहीं से मिली भगत है और वह भी स्वतंत्रता के समय में पूरा का पूरा अंजाम दिया जाएगा, बताया जाएगा। 2 पकड़े भी गए हैं, देखते हैं। हालांकि अब उल्फा का अस्तित्व मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। जी, अब चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं है, क्योंकि अमेरिका से भारत को मिलने वाला है एक खतरनाक ड्रोन। मीडिया पर कुछ इस तरीके की खबरें दिखाई जा रही हैं। कौन सा ड्रोन है ये? कहीं हुतियों वाला तो नहीं है? यह वही ड्रोन है जो जिसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में या यहां तक कि ब्लैक सी में अमेरिका करता रहा है। और यह काफी मात्रा में, मतलब यह ड्रोन जो है वह छोटे वाले ड्रोन नहीं होते जो हमारे शादी विवाह में आते हैं, नाचते हैं और बंदा पीछे से वो कंट्रोल करता है, हमारे फोटो लेता नहीं। ये तकरीबन हवाई जहाज की तरह, ग्लाइडर की तरह होते हैं, काफी बड़े होते हैं, 2-2 टन के वजन लेके जा सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सामग्री पहुंचाने के लिए भी होता है, बॉम्ब गिराने के लिए भी होता है और फोटोग्राफी के लिए भी होता है। अमेरिका इनका इस्तेमाल फोटोग्राफी के लिए करता है और 7 कम से कम हुतियों ने मार गिराए हैं और अन्य जगहों में भी हो चुके हैं। और यह MQ-9B जो ड्रोन कहते हैं, 9B मतलब इनका आगे का बड़ा हुआ 9 है, ए रहा होगा, पता नहीं इस्तेमाल में था कि नहीं था, B है यह। तो यह सब अब नए जमाने के ड्रोन से बहुत ज्यादा विकसित हो कर रखा है चीन ने, रूस ने, यहां तक कि ईरान ने भी, टर्की ने भी। और भारत को दे रहे हैं तो ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा जहां तक रिकॉग्नाइजेंस के। अब इसके कारण दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाएंगे तो ठीक है, पाकिस्तान के तो ऐसे भी दांत खट्टे हो जाएंगे। चीन का ड्रोन सिस्टम है और 2 4 10 नहीं, वह 100-200 इकट्ठे यानी टिड्डियों की तरह जाता है और सबका इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। हर यदि 1-1 टन का भी लोड करके जाता है तो बड़ा खतरनाक होगा दुश्मनों के लिए। जी, एक सवाल यहाँ पे ये होता है कि जो ड्रोन हूती जैसे लड़ाके हैं, जो पूरी तरह उतनी ताकत भी नहीं रखते हैं, अगर वो बार बार उसे मार के गिरा रहे हैं और उसके वीडियो जारी कर रहे हैं, तो इसकी तो TRP या इसकी जो इमेज है वो तो गिर गई होगी ना, उतना भाव भी नहीं रहा होगा अब इस ड्रोन का। अब चीन के खिलाफ आप इस्तेमाल करेंगे भारत में लाकर तो उसका मैक्सिमम यही होगा कि आप कुछ रेकी करेंगे। पहाड़ी इलाकों का चीन के साथ सटा हुआ है तो ठीक है, चलता। पाकिस्तान के खिलाफ यदि उसका, वैसे पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमजोर नहीं है, चीन के मदद से और दूसरों की मदद से वो काफी विकसित हो चुका है। जहां तक TRP की बात है, पूरे वर्ल्ड ओवर में देख ले तो इस ड्रोन की बिक्री नहीं है। वह अब ईरान के लिए जा रहे हैं। अभी जो चल रहा है आर्म्स शो जो चल रहा है इसमें रशिया में 2024 से, जिसमें 90 के आसपास के कंपनीज और दूसरे देशों के लोग आए हुए हैं, वहां पे इस ड्रोन का तो खैर ऐसे भी नहीं आता, लेकिन अब वहां मांग हो रही है। नॉर्थ कोरिया, चीन, इनका प्रदर्शन चल रहा है, ईरान का और रूस का तो खैर है ही है। तो अमेरिका की इस ड्रोन की कोई खास वो नहीं है। हो सकता है कुछ सस्ते दरों में मिल गया है जिसका इस्तेमाल हम अपने देश में भी कर सकते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे जम्मू कश्मीर हो। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है थाईलैंड से। पहले अदालत ने यहाँ के प्रधानमंत्री की बैंड बजा दी, फिर उससे भी बड़ी खबर आ गई कि प्रधानमंत्री की बेटी अब प्रधानमंत्री बन जाएगी। थाकसिन शिनावात्रा ऐसा नाम है था इनके पहले प्रधानमंत्री, इनके चाचा भी पहले बन चुके हैं और ये तीसरी प्रधानमंत्री उस परिवार से। ये लोग बिलियनियर हैं, मतलब खरबपति हैं। अब अरबपति, करोड़पति तो खत्म है, करोड़पति तो हम भी होते हैं, एक यदि द्वारका में घर हो जाता है तो। अच्छा, लखपति की बात भी नहीं होती है सर? एक पैदा होता था कि लखपति हैं, लखपति हैं।
हाँ, वो सब खत्म हो गया, लखपति करोड़पति खत्म हो गया, चवन्नी अठन्नी खत्म हो गया, और हम लोग की जो इज्जत थी, खासकर फौजियों की जो इज्जत थी, कहने के लिए बड़ा है लेकिन अब अभी वह कंट्रोल कोई और ही करता है। यहाँ के जनरल भी शायद करते हो, ब्रिगेडियर वगैरह तक की कोई खास मतलब वो ना रही। मैं माफी चाहता हूँ यदि गलत हूं तो, यदि हमारे फौजी भाई इससे यदि नाराज होते हैं तो। खैर, तो जहां तक यहाँ की बात है, पिछले जो प्रधानमंत्री थे उन पे कुछ आरोप था कि उन्होंने हेराफेरी की है और दूसरे तरह काम की है, और कोर्ट ने उनको खारिज किया। और ये जहां तक इनकी बात है, इनकी बेटी की बात है, इनके बारे में कहते हैं कि जो पिछले चुनाव में इनकी पार्टी को सबसे अधिक मत मिले थे, लेकिन विपक्षी एकत्रित हो गए, इनको नहीं हो पाया। अब जाके इनको फिर मिला है मौका, तो पहली महिला होंगी शायद, और सबसे यंग यानी युवा प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन जहां तक थाईलैंड की राजनीति की बात है, वह मुख्यतः लड़ाई होती रहती है। एक तरफ मिलिट्री है, दूसरी तरफ वहां के जो राजतंत्र है, और तीसरी तरफ ये तथाकथित लोग से जनता के लिए प्रजातांत्रिक फोर्सेस है, लेकिन जनता के लिए कोई नहीं है। कभी ये प्रधानमंत्री बना, कभी वो बना, कभी ये राष्ट्रपति बना, ये चलते रहता है जी। ब्रिटिश की महिला मंत्री हैं, मंत्रालय तो मुझे पता नहीं है उनका, लेकिन नाम शायद उनका क्रिस्टोफर मैन है। वो वहां चल रहे दंगों के बीच एक मस्जिद में पहुंची हैं मुसलमानों से मिलने के लिए। इसे राजनीति समझें या वहां पर जो आग सुलगी हुई है उसे शांत करने की कोशिश समझें? आग सुलगाने की और सुलगने की, रोकने की कोशिश तो खैर वहां की सरकार जरूर करेगी, क्योंकि बड़ा भयानक फैल गया, इतने लंबे समय तक चल गया, और ऐसे लगता है किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो। यूके की जो भी फॉरेन नीति रही हो उसका असर तो ये दिख ही रहा है, और वहां की जो अपनी पूंजीवादी सत्ता है उसका भी चरित्र सामने आ रहा है, वैसे ही जैसे अमेरिका का गन कल्चर है। तो पहुंची है, वहां के मुसलमानों से बात की और दिखाने की कोशिश की है कि हम मुसलमानों यानी अल्पसंख्यकों के साथ हैं। हालांकि मसला केवल मुसलमानों तक नहीं है, यह विदेश से आए हुए शरणार्थियों के खिलाफ भी है, क्योंकि वहां की जनता को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो उनको यह बताने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही जैसे भारत में कि रोहिंग्या आगे से नौकरी मिल रही है, वो 1 लाख भी नहीं है, वो बेचारे नौकरी में कहीं कंपटीशन में भी नहीं है, सड़क पे भिखमंगे बन के या कहीं छोटे मोटे वो सामान बेच के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या कैंप में करके। उसी तरह की बात यहाँ पे फैलाई जा रही है, और इसलिए ये लोग मिलकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब चीजों को वो सामान्य कर दें। लेकिन जो खराबी होनी थी वो बड़ी भयानक रूप से हो चुकी है। स्टारमर की शुरुआती दौर ही खराब हो गई, और इसमें जियोनिस्ट रिजीम की जो भी वहां की सत्ता थी और जो थी, जो करना चाहते थे, उनकी जबरदस्त सफलता है जी। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने आगाज कर दिया है और अंजाम भी वो ऐसा ही शायद करके छोड़ेंगे। स्टारमर का कुर्स्क में जो सबसे बड़ा शहर है उस पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है, वहां पे ऑफिस भी खोल दिया है। 1000 से बढ़कर अब 1150 किलोमीटर जमीन पर कब्जे करने के दावे किए जा रहे हैं। ये तमाम खबरें क्या कहलाती हैं सर? तमाम खबरें ये कहलाती हैं कि नेतन्याहू की जो भी मिलिट्री पॉलिसी थी, माफ कीजिएगा पुतिन की व्लादिमीर पुतिन की जो भी मिलिट्री पॉलिसी थी, और उनके जो मिलिट्री के लोग थे, टॉप लीडर, मैं आम फौजियों की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रिगेडियर नवाब या जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, वो सब हैं, उनकी कहीं ना कहीं फेलियर हुई है, पूरी तरह से फेलियर हुई है। और 1000 के आसपास यूक्रेनियन सैनिक वहां, 1000 नहीं 10,000, मैं 8-9 पहले एक बार बोला था, अभी कल देखा मैंने करीब 10,000 है। शुरुआती दौर में 3,000 थे। बड़ा जमावड़ा उन्होंने जानबूझ के इसलिए नहीं किया था कि उनके विरोधियों यानी रूसी इंटेलिजेंस के नजर में आ जाएंगे वो लोग। अब करीब 10,000 घुस चुके हैं, और यहाँ पे जो आपने कहा 1150 स्क्वायर किलोमीटर खैर नहीं है, होगा वही 600-700 जो रूसी भी कर रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो गए जहां कोई सेना नहीं है, यानी रशियन वापस आ चुके हैं और यहाँ की जनता भाग चुकी है या अभी भागने के प्रोसेस में है, और उसको भी क्लेम करें कि हमारा, चूंकि हमारा तोप का, हमारा आर्टिलरी जो भी वहां हम अटैक कर सकते हैं, यूएवीज अटैक कर सकते हैं। तो एक तो बात ये है, और दूसरी चीज ये है कि अब यूक्रेन ने कहा है, जेलेंस्की और उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कहा है कि अब हम वहां एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे, यानी कोई भी सेना जब जाती है तो वहां किस तरह से पुलिस की काम हो, ट्रैफिक के काम हो, वहां जनता हमारे पक्ष में आए, विरोध में ना आए। वहां के जनता से वैसे लोग जो कि हमारे तरफ काम करने को तैयार हैं, पैसे की चाहत में या लालच की चाहत में या वास्तव में पुतिन के खिलाफ हो, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए कैसे अपनी बेस बनाए, ये सब काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और यह जो है सो पुतिन के ऊपर बहुत जबरदस्त
थप्पड़ है। और अभी भी पुतिन जो है पुराने ही तौर तरीके से कर रहे हैं। पता नहीं वो लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, वह देखने की बात है। एक लाइन में फिर दोहराऊंगा जो मैंने पिछले 1-2 दिन पहले कहा था कहीं और भी आपने वीडियो में, कि रूसी जनता इससे बहुत ही नाराज है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पहली बार हुआ है, वो अभी यूक्रेन जैसे देश, कि हमारे क्षेत्र में घुस के और वह अपनी सत्ता ही नहीं बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का कार्रवाई करने जा रही है और हर कुछ वहां स्थापित करने जा रही है, और हम लोग बेबस होकर इसको देख रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेलगोरद से भी लोगों को निकाला जा रहा है। हालात वाकई में वहां पर भयंकर हैं। देखते हैं पुतिन बाबा कैसे वापस लेते हैं अपनी जमीन को, या यहीं से कोई समझौते की आवाज उभरती है। पर साइबेरिया में क्या हुआ, जो फाइटर जेट गिर गया इनका? ये एक टेक्निकल वो था, वो यूक्रेन भी क्लेम नहीं करता कि हमने मतलब मारा है। हालांकि ऐसे फाइटर जिसको स्ट्रेटेजिक कहते हैं, सुखोई 34, स्ट्रेटेजिक मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा सकता है। इसमें 4 क्रू होते हैं, 2 पायलट, 2 मतलब एक टेक्निकल असिस्टेंट जो फ्लाइट के दौरान होता है, दूसरा आर्म्स अम्युनिशन रिलीज करने के लिए। पायलट हर काम नहीं कर सकता। ये अपने आप में मतलब सोचिए कि एक टैंक है जो हवा में उड़ रहा है, टैंक जमीन पे होता है जिसमें 3 या 4 क्रू होते हैं, एक चलाने के लिए, एक गाइड करने के लिए, एक लॉन्च करने के लिए, उसी टाइप का है। तो टेक्निकल वो गड़बड़ी हुई है जो नहीं होना चाहिए था और उसमें क्रैश हो गया। चारों तो उसमें पैराशूट से आ गए, लेकिन एक मारा गया, उसमें कहीं गलत जगह गिरा या कुछ हुआ। जी ये जो आप टैंक की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की जो भारतीय फिल्में बनती हैं उसमें तो टैंक से अकेला एक ही फौजी दिखाते हैं, वो अपना घुमाता रहता है, नाल को इधर उधर गोले बरसाता रहता है। और फिल्म की बात अलग है, जनता की समझ टैंक के बारे में वो है। टैंक का जो महत्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में था, खासकर जर्मन टैंक जो पैंजर आए थे, कहते हैं वो छोटा था, कहते नहीं वास्तव में छोटा था। रूसी टैंक जो था सो बहुत बड़ा था, वह काफी अटैक ले सकता था, मतलब गोलियों का असर ले सकता था, लेकिन स्पीड कम थी, मैन्यूवरेबिलिटी यानी घुमा के जहां तहां लेके जाए। और उसकी तुलना में जर्मन टैंक बड़ा जबरदस्त था, यानी ब्लिट्जक्रिग जो जर्मन भाषा है, कि हम अचानक कहीं पहुंच जाए और हंगामा कर दिए। और जहां यह पहुंचता था रूसी सैनिकों के मतलब एक दहशत सी होती थी। और वही हालत पूरी दुनिया में, चूंकि इसका जो गोला जाता है, जो भी रेंज हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वो आर्टिलरी टाइप उतना लंबा नहीं है कि 30 किलोमीटर है, अब तो खैर 200-250 किलोमीटर तक का भी रेंज हो गया है। तो इसका असर था, और साधारण गोली बारूद से इसको आप नहीं मार सकते थे, और ये कहीं भी जा सकता था, क्योंकि इसमें व्हील नहीं चेसिस होता है, वो आर्मर जिसको कहते हैं जो गोल 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 जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक टैंक हर जगह धड़ धड़ कर रहा है, यह मशीन गन नहीं है। जी तो जो पुराने जमाने की तोप है उन्हीं को तो आज टैंक कह सकते हैं ना सर? नहीं, तोप को आर्टिलरी कहते हैं। तोप जो है पुराने जमाने में, जैसे कहीं भी आप मुगल स्टेट में जाए, यहाँ पे हैदराबाद में चले जाए तो वहां टैंक रखा हुआ है, वो तोप रखा हुआ है, वो आर्टिलरी है। और टैंक जो है जिसके अंदर आप बैठ के, है ना, और बाहर में मतलब उसी का तो नया रूप हो गया ना। पहले उसको धकेल धकेल के ले जाना पड़ता था, अब इसी में बैठ के गोले बरसा लो। काम तो वही कर रहा है ना, गोले बरसाने का। अब एक तरह से कह सकते हैं कि उसका फर्दर एक्सटेंशन है। जी उस हिसाब से मैं मानता हूं। यानी अब अलग से ले बने इस पे बैठे हुए हैं, और जो चदरा जो है लोहे और धातु का जो बना हुआ है वह बड़ा जबरदस्त है। और भेद्य तो खैर नहीं रहा, अब उसको भेदा जा सकता है, लेकिन बड़ा जबरदस्त होता है। और आम जनता या आम सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास आप लेके जाते हैं तो वो आपको नहीं मार सकते हैं। जी चलिए, मुझे वैसे तोप का सबसे अच्छा सीन आज तक फिल्मों में लगा है क्रांति फिल्म में, जब शत्रुघ्न सिन्हा क्रीम का रोल निभाते हुए तोप की नाल से निपट जाते हैं और गेट तोड़ने के लिए पूरा सीन फिल्माया जाता है। खैर, अगली जो खबर है हमारे पास वो रूसी अदालत से है। यहाँ बेले डांसर पर जुर्माना ठोक दिया गया। ये काम में तो खूब आ गया रूस। करेलिना जो है कहती हैं कि इन्होंने 51, 50 और $1 उस संस्था को दिया, डोनेशन में दिया, हालांकि कहने के लिए इन्होंने मदद के लिए दिया, जिसका संबंध यूक्रेन से है या यूक्रेन को मदद करता है। और ये बेचारी जो भी डांसर थी, भूतपूर्व मतलब अब नहीं करती हैं, अब शायद उतनी युवा नहीं रही हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो खामी है, इनका दोहरा नागरिकता है, आधा रूसी आधा अमेरिकी है, और यहाँ पे थी। तो नेचुरली इनको तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वहां अमेरिका इनको पकड़ेगा इसके इक्विवेलेंट, तो जब आदान प्रदान होगा तो फिर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि रूस का यह काम सही नहीं है। जी अगली खबर है उत्तर कोरिया से। वो कह रहा है जी, कोविड के बाद जो हमने अपने देशों की सीमाएं बंद कर रखी थी पर्यटकों के लिए, उन्हें हम खोल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर WHO कह रहा है कि भैया मंकी पॉक्स आ गया है, अफ्रीका से निकलकर अब स्वीडन में फैल गया, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है।
ये मंकी पॉक्स कहने के लिए, हमारे समझने के लिए, जो चिकन पॉक्स पहले होता था छोटे छोटे वो सब होते थे, या स्मॉल पॉक्स शायद बड़ा होता था, चिकन पॉक्स छोटा होता था। चिकन पॉक्स ज्यादा खतरनाक है, अब तो पूरी दुनिया से खत्म हो गया है। यह मंकी पॉक्स हालांकि उसी टाइप का है, और यह शुरू हुआ है वहां के अफ्रीका के मध्य से और पूर्व से, और कॉन्गो जो डीआरसी है वहां से शुरुआती हुई है, और यह दूसरा दौर है इस मंकी पॉक्स का। और कहते हैं कि इसका जो नया वेरिएंट है उसमें भी परिवर्तन होता है, उसमें भी इवोल्यूशन थ्योरी जो है डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का, वो चीज होता है। क्योंकि आपने उसको इंजेक्शन लगा के बंदों के उसको रोक दिया ना जाना, वह भी उसको देखता है, अपने आप होता है, नेचुरल होता है, वो समझदारी वो चीज नहीं है, और अपने रूप बदलता है ताकि आपके ऊपर आके बैठ सके, अपना प्रोग्रेस कर सके, 1 से 1000 लाखों बढ़ता है। यह जानवरों में भी हो सकता है, और यह फैल सकता है आदमी के एक दूसरे से संपर्क पाने में, या वैसे जानवरों के संपर्क पाने में इसको हो रखा है। और जो स्वीडन में पहुंचा है तो पूरा दुनिया के लिए सही, यह इसको WHO ने इसको ह्यूमन इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, और इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। देखते हैं हमारे देश में आता है तो हमारे यहाँ लॉकडाउन होता है या पहले ही इसको रोका जा सकता है। जी, एक आसान सा सवाल करूं सर, आम आदमी की तरह, आपको नहीं लगता जब से इतने डॉक्टर हो गए हैं तब से बहुत सारी बीमारियां भी आ गई हैं? ये बीमारियां तो कई तरह से, जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, यह तो बायोलॉजिकल जो हमारा हॉस्पिटल है या इनका जहां पैदाइशी करते हैं वहां इस पर खोजबीन होती है। जो हमारे यहाँ कोविड-19 हुआ, और यह कहने के लिए चाइना से शुरू हुआ, इसका यहाँ पे जो प्रयोगशाला था, लेबोरेटरी था जहां पे इसका हो रहा था, वह अमेरिका, उसमें काफी पैसे लगे थे, और वही चीज एग्जैक्टली यूक्रेन में भी हो रहा था, और कहीं ना कहीं से ये फैल गया, युआन या जो भी जगह रहा वो रूस चीन का वहां हुआ, और उसके ऐसे कंट्रोल से बाहर हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन यह बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, इसका क्यों ये अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, और खोज करने के साथ, जैसे आपने डॉक्टरों ने कहा, साथ साथ यह भी खोज होता है एक कि इसको स्प्रेड करने से पहले इसका एंटी निकाले, पहले निकल गया तो हम मरेंगे, और एंटी को बेचे ताकि उसमें खूब पैसा कमाए, ये काम चलते रहता है। जी, ये लाइन जो आपने कही है ना, सच भी यही है। खैर, अब शुरुआत करते हैं जो है अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों की, और यहाँ पहली बार एक मंच पर नजर आए हैं कमला हैरिस और ट्रंप। क्या मौका था सर? मौका ये संयोग था, मतलब कि दोनों का था, दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। वैसे कहें तो दोनों ने यह भी मान लिया है कि भाई इन दोनों का अब डिबेट होगा, जो भी चैनल है जैसे भी है। पहले एक पर अड़ी थी कमला हैरिस, अब 2 पर हो गई, यानी ट्रंप बनाम कमला हैरिस का होगा, 2 होगा, इनके वाइस प्रेसिडेंट में भी 1 होगा। और यहाँ जो जगह की बात कर रहे हैं वहां पहुंच गए दोनों, तो वहां पे जो भी था पब्लिक मीटिंग था, एक दूसरे को आसपास आ गए हैं, सामने आ गए हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से कितना भी चिढ़े, पता है कि दोनों का देश नीति विदेश नीति तकरीबन एक ही जैसा है। जी, अगली खबर का रुख करें तो वो भी कमला हैरिस से जुड़ी हुई है, और बता रही है कि उनके सलाहकार के संबंध हैं ईरान से, और इसको लेकर हंगामा मच रहा है, सफाई नहीं दे पा रही हैं वो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इनके हैं, वह 2-3 साल पहले कहीं ना कहीं से उसका इंस्टीट्यूशन जो था ईरान से कहते हैं कि संबंध था, और उसके साथ ही ये काम कर चुके हैं। और इनका एक सीनेट यानी वहाँ के पार्लियामेंट से 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इन्होंने कई कॉल दिए, बुलाए गए नहीं, जो लास्ट बुलाया गया उस पर भी नहीं दिया गया। तो नेचुरली जहां पर एक दूसरे के खिलाफ कोई भी खास मुद्दा नहीं बनता है, तो यह एक बड़ा मुद्दा है इनके ट्रंप के और पार्टियों के लिए, हंगामा मचाएं कि देखिए इस तरह का है, और ईरान जो हमारे खिलाफ इतना ज्यादा, इतना जबरदस्त है, उसके साथ ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जी, कुछ भी हो, कम से कम ईरान चर्चा में तो बना हुआ है पूरे अमेरिका के अंदर, पूरी मुस्लिम दुनिया में, ये भी तो ईरान वालों के लिए बड़ी बात हो सकती है। खैर, अगली खबर है, TP-Link नाम की कंपनी है जो वाईफाई चलाने के लिए राउटर बनाती है। अब उसकी आफत आ गई अमेरिका में। कहा जा रहा है कि जितने भी चाइनीज हैकर्स हैं वो इसी के जरिए सब कुछ कर रहे हैं। जांच कराने की मांग की गई है सांसदों के द्वारा। जहां तक इस हैकिंग की बात है, अब तो इतना आ गया है कि हार्डवेयर भी जो आ रहा है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है सॉफ्टवेयर से, उसमें भी इस तरह के माइन्यूटेस्ट चिप लगाए जा सकते हैं, जिसमें इजराइल भी माहिर है, चीन तो खैर है ही है। और इस राउटर में TP-Link या जो भी रहा हो, क्या उसका है कि नहीं ये नहीं पता। और ये दोनों तरफ से, डेमोक्रेटिक के भी और दूसरी तरफ से जो पार्टी है इनका,
जीओपी ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी इनको इनके एमपी ने कहा है कि इसकी खोज होनी चाहिए कि क्या ऐसा चीज किया हुआ। पहले इन्होंने टिकटॉक के खिलाफ करा था, अब इस पे करा था। तो मुझे लगता है कि चीन का हो भी सकता, नहीं हो सकता। एक चुनाव का माहौल है, जो भी बोलना है उनके दुश्मन, किसी का चीन बनता है, किसी का रूस बनता है, किसी का हमास बनता है, तो किसी का ईरान ही बनता है। खतरा इनको नजर आ रहा है एक सबसे, तो अपना शोर मचाते रहते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे धर्म हो चाहे राजनीति हो, डर पैदा कर ही ये लोग अपनी सत्ता हथियाते हैं, पैसा बनाते हैं। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की। पहला जो अपडेट है वो है ट्रंप के हवाले से। क्या जंगबंदी बंगबंदी में लगे पड़े हो, टंटा खत्म क्यों नहीं करते जल्दी? ये बयान क्या कहलाता है ट्रंप का सर? एक तो जब ये नेतान्याहू पहुंचा था वहां पे अमेरिका में और ट्रंप से अलग से जाके मिला था, तो इन दोनों के बीच जो बातें हुई थी बीच में, उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ऐसा कहा था। हालांकि इजराइल ने कहा है नेतान्याहू की तरफ से कि नहीं, जंगबंदी पे हमारी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन आप देखें कि जंगबंदी पर जहां तक की बात है वही सुर है, चाहे इंग्लैंड के पहले के प्रधानमंत्री रहे हों या अभी के प्रधानमंत्री हैं या अमेरिका के दोनों पक्ष विपक्ष के राष्ट्रपति जो है, सबका एक ही सुर है कि जंगबंदी की बात ना करो। और इजराइल कहीं से भी जंगबंदी की तब तक बात नहीं मानने को तैयार है जब तक कि हमास खत्म ना हो जाए। और इस पर ट्रंप कहते हैं कि प्रो हमास ठग्स है, जो भी जंगबंदी की बात कर रहा है वो प्रो हमास ठग्स हैं और जिहाद करने की बात कर रहे हैं। और इसलिए वो जो है सो कि खतरनाक है। सबसे खतरनाक तो आज अमेरिका है। सबसे यदि दुनिया में कोई कष्ट है बेरोजगारी से लेके और जहां तक युद्ध का चल रहा है, टेररिज्म से लेके जहां तक पूरे वातावरण की बर्बादी है, वो अमेरिका के कारण हो रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमास ने तो इनकार कर दिया कि भाई मैं तो जंगबंदी चर्चा में शामिल ही नहीं रहूं, तो इजराइल क्यों शामिल हो रहा है उसे खुद सोचना चाहिए जब ट्रंप ने भी इस तरीके से कह दिया है। लेकिन इसी बीच अगर रिपोर्ट आए अमेरिका से और कहा जाए कि भैया जितना तुम्हें करना था ना हमास का तुम कर चुके, तुम उसको अब और नहीं मिटा सकते, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये सारे जितने मिलिट्री एक्सपर्ट है जो सर्विंग है, रिटायर्ड वगैरह नहीं है, अमेरिका के हैं, कई उनका ओपन स्टेटमेंट भी आया है कि शुरुआती दौर में जो तुमने करना था कर लिया महीने भर के अंदर में। उसके बाद से हो सकता है हमास का तुमने काफी कुछ बर्बाद कर दिया, कई सुरंगें उनकी तबाह कर दी है। जो उनका लाइफ लाइन था यानी सपोर्ट लाइन था लॉजिस्टिक का इजिप्ट के साथ, वह भी तुमने तकरीबन बंद कर रखा है। लेकिन इससे आगे जिस तरह से तुम लड़ रहे हो, हमें नहीं लगता कि तुम आगे कुछ हमास को कर पाओगे। भूल जाओगे तुम हमास को खत्म कर सकते हो। और यह इनका एक तरह से कहें तो डीप स्टेट की थिंकिंग है। और युद्ध 10 महीने के बावजूद नहीं कर पाए, तो आगे आने वाले समय में यदि तुम अभी नहीं युद्ध रोकते हो, यदि एस्केलेट करता है जिसमें ईरान से लेकर हिजबुल्लाह तक शामिल होता है, तब तुम्हारे लिए और भी खतरनाक हो जाएगा। हालांकि ऐसा लगता है कि जंगबंदी के खिलाफ सबसे बड़ा है इजराइल के अलावा वह है पूरे अमेरिका का वॉर इंडस्ट्रीज। उसके 20-20 बिलियन डॉलर के सामान बेच रहे हैं, तो 20 में ना भी तो 4-5 बिलियन डॉलर ऐसे ही शुद्ध मुनाफा इनको आ रहा है। जी एक सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि रक्षा मंत्री ने भी प्रधानमंत्री पर इसी तरीके की बात कही थी कि जो दावे कर रहे हो कि हमास को खत्म कर दिया, कुछ नहीं उखाड़ पाए हो। लेकिन यहाँ मुद्दा वो गायब कर दिया जा रहा है जो वहां की जनता भुगत रही है। ठीक है, हमास का क्या बिगड़ा क्या नहीं बिगड़ा, लेकिन 80% गाजा तो तबाह हो गया है ना सर? जी हाँ बिल्कुल। इसमें यह भी कहा गया है कि तकरीबन 14,000 हमास के लड़ाके मारे गए। और यदि यह बात सही है तो 40 से 44,000, 40 अभी ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है, लेकिन कई रूबल से यानी जो घर ढहे हैं उसके नीचे भी है, कई लोग मरने के कगार है। तो यानी तकरीबन 30,000 लोग वैसे मारे गए हैं, जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड यह भी कहता है कि 15,000 बच्चे हैं। यानी इजराइल जो जनसंहार कर रहा है, और इजराइल की तरफ से खुलेआम वहां पे आया है कि ये लोग जो है पूरे गाजा में अपनी अब सत्ता बिठा के और इजराइल का एक्सटेंशन करना चाहते हैं, ताकि इजराइल को वहां तक बढ़ाया जाए। यानी एक तरह से उनका सपना छुपा हुआ, जैसे ग्रेटर इंडिया की बात है, वहीं ग्रेटर इजराइल की बात है, ताकि मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम जगहों में फैल सके। और बर्बादी जितने हैं, बच्चे मारे, ये मारे, वो मारे, इससे इस वॉर इंडस्ट्रीज को और इस जियोनिस्ट एंड अमेरिकन इंपेरियलिज्म को कोई अंतर नहीं पड़ता है। जी कोलंबिया में अभी तो 3 डीन्स पर कार्रवाई की गई थी, अब खबर आ रही है कि वहां के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये शिफोक करके हैं और कहते हैं कि बड़ी पढ़ी लिखी थी, पहले भी ये जहां तहां यूके में भी किसी खास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये अध्यक्ष या उसके
टॉप मेंबर की तरह से काम कर चुकी है। लेकिन इनके ऊपर आरोप था, अंदर से अंदर प्रेशर था कि जो आंदोलन वहां चला और छात्र आके वहां पे कैंप बना के बैठ गए अगेंस्ट जियोनिस्ट रिजीम, यानी उनके खिलाफ जो था, और प्रो हमास तो ना कहें, प्रो पैलेस्टीन के पक्ष में था, और आप उसको नहीं रोक पाए। आपने बड़ा सॉफ्ट लिया, 2 बार जरूर पुलिस बुलाया, लेकिन आप करने में असमर्थ रही थी और मजबूरन इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यानी हर जगह वैसी कोशिश कर रही है कि जहां भी इस तरह का धुआं ही नजर आए कि आप इजराइल के खिलाफ है और फलस्तीन के पक्ष में है, तो आप ये पद छोड़िए, आप अपना घर देखिए। जी, तुर्की पहुंच गए हैं अब पैलेस्टाइन अथॉरिटी के तथाकथित राष्ट्रपति। इससे पहले वो जानते ही हैं आप कि रूस में थे और वहां जाके बड़ा गजब का दावा कर रहे हैं साहब कि मैं तो गाजा जाऊंगा चाहे मेरी जान चली जाए। 2017 में भी इन्होंने दावा किया था, हालांकि उस समय हमास से फिर से साठगांठ चली थी। और वैसे कहें तो 2007 से पहले तक या उस समय गाजा में ही रहते थे, लेकिन जब हमास सत्ता में आई तो इन्हें भागना पड़ा वहां से, और यहाँ के आके बिना चुने हुए, इनकी चुनाव की तिथि खत्म हो गई वैसे ही जैसे जेलेंस्की की खत्म हो गई है, तो ये लोग कुछ न कुछ अपना दिखा के करके कि भाई हम पूरी की पूरी तरह अमेरिका के पिट्ठू नहीं है। जेलेंस्की तो 100% है, ये कहते नहीं है। हमारी कोशिश है, हमारी यूनाइटेड नेशंस यानी यूएनएससी में भी हमारी बातें होती है, वहां पे भी हम पैलेस्टीन की पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, और हम फिर अब गाजा में जाएंगे भले हम मारे जाए। तो दिखाने की बात है, दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रूस जा ही चुके हैं, यहां भी इन्होंने यहाँ के पार्लियामेंट में भाषण दिया। मतलब वचनम किम दरिद्रतम, बोलने में क्या गरीबी है यार, बोलो। क्या इन सब को कोई फोबिया हो गया है या इन्होंने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है? क्योंकि एमबीएस भी कह रहा है अरे देखो वो मुझे मार डालेंगे, मेरी हत्या कर देंगे। एमबीएस, मुझे कई बार मैं सोचता हूं तो ये मेरी समझ से बाहर है, किसने दूसरों की जो हत्या करवाई है। अमेरिकी जो पत्रकार थे कमाल खशोगी, इसके तुर्की के एम्बेसी में जाके मारा और छोटे छोटे टुकड़ों में करके बाहर फेंका। खैर छोड़िए। और ये वहां के आश्चर्य ये होता है कि अभी तक क्राउन प्रिंस बने हुए, काम सारा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब क्राउन प्रिंस है, मुख्य नहीं है। और यह कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से ऐसा लगा होगा कि सऊदी अरेबिया में भी फिर से जनता इनके विरोध में जा रही है। और कारण ये बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के साथ अच्छा संबंध बने, इसमें क्या खराब है। और इस कोशिश में यह अमेरिका से संबंध बेहतर कर रहे हैं, अमेरिका से आर्म्स अम्युनिशंस ले रहे हैं, अमेरिका से इनको गारंटी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। अमेरिका के पूरे इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, पूरा आनी चाहिए। और बदले में अमेरिका को क्या दे रहे हैं? इजराइल को स्टैब्लिश करना। देखिए जरा मतलब किस तरह की बदमाशी है। और ये तड़प रहे हैं कि भाई पैलेस्टीनियन को जैसे भी हो कुछ स्टेट दे दो, ताकि हम लोग ईरान को दरकिनार करके हम लोग मिडिल ईस्ट में मुख्य रूप से कंट्रोल करें। जी, पर इजराइल को मजबूत करने के लिए काम तो सारी तरफ से ही हो रहा है ना। कनाडा कल तक जो कह रहा था कि हम हथियार नहीं दे रहे हैं, अब खबरें छप रही हैं कि चोरी छुपे वहां से सब कुछ दिया जा रहा है। कनाडा ये कहेगा, जो कि वास्तव में है, कि भाई हम इजराइल को सीधे के सीधे कोई आर्म्स अम्युनिशन नहीं दे रहे, हम तो बेचारे अमेरिका को दे रहे हैं, जहां की उतना नहीं बन पा रहा है जिससे कि यूक्रेन और इजराइल दोनों को दिया जा सके। अब अमेरिका उसका क्या करे वो जाने। धूर्तता की भी सीमा होती है। जी, इनका नहीं है। अब एक खबर उस दौर में आई है जबकि फिर से एक बार पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। वेस्ट बैंक को लेकर अलग से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस जगह को यूनेस्को ने एक धरोहर घोषित कर दिया, उस पर इजरायली सरकार एक और नई टाउनशिप बसाना चाहती है यहूदियों की। यह तो इनका मतलब दूरदृष्टि, कड़ी नजर, चाहे जो भी हो जाए वो कर ही रहे हैं। और एक नया इन्होंने लॉ या कानून इनैक्ट किया है इजरायली सेटलमेंट के लिए जो बाहर से आए हैं। और यह जो है स्मॉट्रिच जैसे लोग भी करके लाए हैं और बड़ी तालियां बजा रहे, खुश हो रहे हैं कैसा कर दिया गया। और 148 तकरीबन मान लीजिए कि 150 एकड़ ये है। और यह यदि देखें उसको तो यह यूनेस्को की धरोहर की तरह था, और इसकी जगह पे ये लोग वर्ल्ड हेरिटेज को ये लोग नकार देंगे। और जो बेथलहैम वेस्ट गाजा में जो था, वहाँ से वेस्ट बैंक में जो था वहाँ के मिलाकर, और ये सब के सब मिलके कर रहे हैं। 1967 से ये लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और अभी कहते हैं, मैं डेटा थोड़ा देख रहा हूँ, याद नहीं रहता है, करीब 5 लाख ये जो बाहर से सेटलर्स आए हैं, उन लोग जो सेटल हुए हैं इनके साथ हैं, और 3 मिलियन यानी 30 लाख पैलेस्टीनियन है। अब इनको धीमे धीमे इनकी हटाने की पूरी कोशिश हो रही है। बेन गुवीर ने भी कल या परसों वहाँ के जो वहाँ का अल अक्सा जो था मॉस्क,
हाँ, मस्जिद जो था उसके अंदर जाके अपना नहीं करना था, इन्होंने वो भी किया, हंगामा किया। तो यह पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल करके जहां तक पैलेस्टीन हैं उनको बर्बाद करके, नेस्तनाबूद करके अपना जियोनिस्ट रिजीम को अमेरिकी की मदद से स्थापित करना चाहते हैं, और ये काम भी कर रहे हैं। यूएनओ केवल निंदा, कड़ी निंदा, बहुत कड़ी निंदा कर सकता है, कुछ करने में भी असमर्थ है। जी, क्या बेहतर ना होता कि महमूद अब्बास ये कहते हैं कि मैं वेस्ट बैंक के उन इलाकों में जाऊंगा जहां पे नई बस्तियां बसाई जा रही हैं, या जो शटलर पहले से बसे हुए हैं वो जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं, और वहीं पे धरना प्रदर्शन पे बैठूंगा। वो गाजा जाने के तो दावे बड़े ठोक रहे हैं, वहां का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बल्कि उन्हें साफ साफ उन्हें वेस्ट बैंक में वहां जाना चाहिए जहां से कि पैलेस्टीन को, फिलिस्तीनियों को हटाया जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं और उनको पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है। तकरीबन 5000 फिलिस्तीनी अभी तक पकड़े गए हैं, इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जेल में बंद किए गए हैं, और किस तरह का बर्ताव हो रहा है खासकर औरतों के भी खिलाफ, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो महमूद अब्बास को यदि जरा भी शर्म होता तो कहते कि इस सब के खिलाफ जो प्रतिरोध चल रहा है उसमें मैं हमास का और बाकी जितने भी रेसिस्टेंस फोर्सेस है, प्रतिरोध की ताकतें हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। यदि हिम्मत है तो ये करके दिखाएं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनके मुंह में तो जबान ही किसी और की है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो अपनी जबान रखना भी नहीं चाहते, अपने विचार रखना भी नहीं चाहते। कुछ लोग असल में एक आदत बन जाती है, एक मिजाज बन जाता है, और फिर वो उसके साथ जीने के आदी भी हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे मीडिया वालों को देखिए, राहुल गांधी को 5वीं कतार में बिठाया, उसको लेके कोई मुद्दा उनका नजर में नहीं है, वो प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर कह रहे हैं कि सब महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकना चाहिए, जिन्होंने आशाराम जैसे जो है सजा याफ्ता को, और आप राम रहीम जैसे सजा याफ्ता को पैरोल और फरोल दिलवा दिया, लेकिन सवाल उठाए कौन और सही दिखाए कौन। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।